हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा चैनल। और अभी हम लोगों का चल रहा था भूगोल, और आप लोगों का आज का टॉपिक होगा स्थलमंडल और स्थलमंडल के अंदर आने वाली चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत और पठार। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट हो या सुझाव हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बगैर गवाए शुरू करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही चैनल पर 50 सब्सक्राइबर होंगे मैं इस पीडीएफ को फुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है स्थलमंडल। स्थलमंडल देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्या है, हमारे स्थलमंडल है, सात के सातों महाद्वीप। ठीक है, ये स्थलमंडल में आते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका जलमंडल है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोगों को परिभाषा की तरफ चलते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी की वह परत है जो सैली पदार्थों के द्वारा निर्मित है और महाद्वीपों तथा महासागरों को द्रोणियों तक विस्तृत है। ठीक है, द्रोणियों मतलब अधःस्थल, महासागर जहाँ पे महाद्वीपों को मिलते हैं उनकी सीमा होती है, उसे द्रोणिया कहते हैं। ठीक है, स्थलमंडल की औसत मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। और ये आपका किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आ जाता है। आपका स्थलमंडल की औसत मोटाई कितनी है, करीब 100 किलोमीटर। स्थलमंडल सिलिका एल्युमिनियम शैलों से समृद्ध सियाल नामक परत से बना है जो महाद्वीपों पर पाया जाता है। महासागरीय अधःस्थल में पाए जाने वाले शैल मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम युक्त होते हैं, जिन्हें सीमा कहते हैं। और स्थलमंडल वह मंडल है जो हमें रहने के लिए भूमि तथा पौधों के लिए मृदा प्रदान करता है और खनिज संपदा का स्रोत है। आइए अब हम लोग स्थलमंडल के अलग अलग विभिन्न जो कलाकृतियाँ हैं, अलग अलग आकृतियाँ, चट्टान, इनके बारे में देखते हैं। चट्टान पृथ्वी की क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर की भांति कठोर प्रकृति हो, या चीका या रेत की भांति कोमल हो, चाक या अथवा लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो, या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो, चट्टान कहे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे चट्टान छोटे से छोटा जो एकदम भुरभुरा सा कण हो, ठीक है, वो भी चट्टानों से ही निर्मित है। मिट्टी का कोई छोटा सा छोटा कण हो, या एकदम भारी भरकम किसी पहाड़ का कोई भाग हो, उसे हम चट्टान ही कहते हैं। यहाँ तक कि आपका जो लाइमस्टोन होता है वो भी चट्टान ही है। प्रत्येक चट्टान की संरचना एक से अधिक प्रकार के खनिजों का संयोग होता है। और पृथ्वी की क्रस्ट में 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उनकी लगभग 98.8% भाग की रचना में 8 तत्व, ऑक्सीजन जिसमें से 46.80%। ठीक है, ऑक्सीजन चट्टानों की कितनी होती है, 46.80%। सिलिकॉन उसमें होता है आपका 27.72%, और एल्युमिनियम आपका 8.13%। लोहा आपका 5%, कैल्शियम 3.36%, और सोडियम आपका 2.83%, और पोटेशियम आपका 2.59%, तथा मैग्नीशियम कितना होता है, 2.9%। ठीक है, इनका योगदान रहता है। और शेष 1 भाग में अन्य तत्व शामिल होते हैं। और ये जो तत्वों का जो संयोजन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। वैसे इस चैनल पे जैसे ही 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा, मगर तब तक आप लोग चाहें तो अपने हाथ से अपना नोट्स बना भी सकते हैं। और ये जो डाटा दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में मिलान करने के रूप में, जैसे आर के एग्ज़ाम में या अन्य किसी एग्ज़ाम में ज़रूर दे देगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जैसे कि इसमें 46.80%, सिलिकॉन 27.72%, या स्थल के रूप में भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के स्थल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की क्रस्ट में यद्यपि 200 खनिजों की उपस्थिति स्वीकार की जाती है, परंतु इसमें भी मात्र 6 खनिज, फेलास्फर, क्वार्टज, पायरेक्सिस, एम्फिबोलस, अब्रक, ओलिवियन ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। देखिए, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आग्नेय शैल, दूसरा आपका अवसादी या परतदार शैल, तीसरा आपका कायांतरित या रूपांतरित शैल। ठीक है, आग्नेय शैल देखिए कैसे बनता है आपका। आग्नेय शैल जब यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है, जब मैग्मा ठंडा होकर निकलता है, ठीक है, धरती पर आ जाता है, तो उससे आग्नेय शैल बनते हैं। और आग्नेय शैलों के तलछटों से अवसादी शैल बनते हैं। ठीक है, और कभी कभार आग्नेय शैल रूपांतरित शैलों का भी, कायांतरित शैलों का, ये अपनी काया बदलती रहती है, इनकी अपना रूप बदलती रहती है, इसीलिए इनको कायांतरित शैल कहते हैं। और जो इनके कायांतरण के फलस्वरूप जो तमाम रवेदार चट्टानें होती हैं, वो अवसादी शैलों में आती हैं। ठीक है, सामान्य आधार पर चट्टानों के 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका रवेदार चट्टान, रवेदार चट्टानों में आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानें आती हैं। रूपांतरित चट्टानों को कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा आपका ढर्रे युक्त चट्टान, जैसे कि अवसादी चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है
वो मैग्मा नामक पिघले पदार्थ के ठंडे होने से और लावे के रूप में जम जाने से होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा नामक जो ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो मैग्मा निकलता है उनके ठंडा होने के कारण होता है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें भी क्या कहते हैं? क्योंकि यह अन्य सभी शैलें अंततः आग्नेय शैलों से ही बनती हैं, क्योंकि जितनी भी और बाकी की चट्टानें हैं वो आग्नेय शैलों से बनती हैं। आग्नेय शैल, आग्नेय शैलों में जीवाश्म और परतें नहीं होती हैं और उनकी संरचना परतदार होती है, क्योंकि ये मैग्मा से बनती है और मैग्मा काफ़ी गर्म होता है, इसलिए इसमें जीवाश्म और परतें नहीं होती तथा उनकी संरचना भी रवेदार होती है। धरातल के नीचे ठोस रूप में धारण करने वाले आग्नेय शैलों को अंतर्वेदी शैल कहा जाता है। ग्रेनाइट और ग्रेवो इस प्रकार की शैलों के उदाहरण हैं। ठीक है, धरातल के ऊपर ठोस रूप धारण करने वाले आग्नेय शैलों को बहिर्वेदी शैल कहा जाता है। अंतर्वेदी शैलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? अंतर्वेदी शैलों के उदाहरण ग्रेनाइट हैं और ग्रेबो हैं। जब मैग्मा जो धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उनसे इन चट्टानों का निर्माण होता है, ग्रेनाइट और ग्रेबो का। और धरातल के जब बाहर आ जाती हैं तो उन्हें बहिर्वेदी शैल कहते हैं। और इनसे किन का निर्माण होता है? बेसाल्ट और रायोलाइट चट्टान का उदाहरण। समझ गए आप लोग? आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैबो, ऑब्सिडियन, डायराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोराइट, फेल्साइट, पिचस्टोन, प्यूमिस व परलाइट आदि। ठीक है, अपक्षय व अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन तथा चट्टान चूर्ण के परिवहन अथवा किसी स्थान पर जमाव के फलस्वरूप उनके अवसादों से निर्मित शैलों को हम क्या कहते हैं? अवसाद शैल कहते हैं। अवसाद शैलों का निर्माण किनकी वजह से होता है? जैसे धूप या बरसात हो गई चट्टानों के ऊपर तो उनका क्षरण होता है, तो क्षरण के स्वरूप ये चट्टानें एक के ऊपर एक परत बनाती जाती हैं। ठीक है, इन परतदार चट्टानों को हम क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। इनकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, धूप से, बरसात से, वायु से, इनसे एक के बाद एक के ऊपर परत जमती जाती है और उनके ऊपर पृथ्वी के आंतरिक बल या दबाव के कारण उन पे परतों के रूप में चट्टानें जो बनती हैं उसे हम परतदार शैल कहते हैं। ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अवसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे बालू पत्थर, आप लोग लाल पत्थर देखा होगा, जो लाल किला आपका बना हुआ है वो अवसादी शैलों से बना। बालू पत्थर जो होता है दिल्ली में जिनके घर होंगे वो लोग देखते होंगे छतों के ऊपर बालू के पत्थर का ही वो लगाया जाता है। या आप लोग कभी लाल किला जाइए देखिएगा, उसमें ऐसे ऐसे करके परतें होती हैं, अलग अलग परतें होती हैं, उसे बालू पत्थर कहते हैं। बालू पत्थर, शैल, प्रवेल और कॉन्ग्लोमेरेट। कभी कभी पशु तथा पादप इनके अवशेष भी अवसादी शैलों की परतों में फंस जाते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहा जाता है। दबाव और ताप के कारण आग्नेय अवसादी शैलों के स्वरूप, गुण तथा विशेषताओं में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित शैलों को रूपांतरित शैल कहते हैं। रूपांतरित शैलों के प्रमुख उदाहरण है संगमरमर, जिससे आपका ताजमहल बना है, कोयला, नीस व स्लेट। ठीक है, ताप और दाब के कारण जो आग्नेय और अवसादी शैल यानी कि परतदार शैल हैं उनकी विशेषताओं में परिवर्तन होने लगता है और जब परिवर्तन होता है तो उन्हें उनका रूप बदल जाता है, तो इसीलिए उनको रूपांतरित शैल कहा जाता है। देखिए, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें जो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनती है। ग्रेनाइट आपका अंतर्वेदी चट्टान है, तो ग्रेनाइट से क्या बनता है? आपका नीस बनता है। ग्रेनाइट से नीस बनता है। बेसाल्ट आपका बहिर्वेदी है, बेसाल्ट से आपका क्या बनता है? एम्फीबोलाइट बनता है और फिर बेसाल्ट से ही सिस्ट बनता है। ये जरूरी नहीं कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान ही बनती हो, दूसरी चट्टान से तीसरी चट्टान टाइप की भी चट्टान बन सकती है। ठीक है, और अवसादी चट्टानों के रूपांतर से कौन सी शैलें बनती हैं? अवसादी चट्टानों के रूपांतर से जो शैल होती है उससे स्लेट बनती है। ठीक है, स्लेट। और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। जो चूना पत्थर का रूपांतरण होता है तो उससे संगमरमर, जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है। चौक व डोलोमाइट से क्या बनता है? चौक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है। चूने से बनने और चूने और चौक के कारण संगमरमर का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। और बालू के पत्थर से, सैंडस्टोन से क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। क्वार्टजाइट आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे कण होते हैं जो दीवारों में जब प्लास्टर करवाते हैं अपने लोग तो उनको लगाते हैं तो उनसे चमक निकलती है। क्वार्टजाइट से वो चमकते हैं। इनका कौन संगमरमर और क्वार्टजाइट का अधिकतर इस्तेमाल तो आप लोग क्या नाम में देखते होंगे सजाने धजाने में होता है। और रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें कौन कौन सी? रूपांतरित चट्टानें, ये जरूरी नहीं कि एक बार चट्टान रूपांतरित हो गई तो उसके बाद फिर चट्टान दूसरा रूप धारण नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूपांतरित चट्टानें फिर अपना रूप बदल सकती हैं। ठीक है, तो स्लेट जैसी चट्टानें हैं, इनसे क्या बनता है? फाइलाइट बनता है। फाइलाइट से अपना सिस्ट भी बन सकता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक चट्टान एक बार बदल जाए इसका मतलब ये नहीं दूसरी बार वो बदलेगी नहीं, दूसरी बार बदल सकती है। ग्रेबो से आपका सर्पेटाइन बनता है। फिर आपका कॉन्ग्लोमेरेट से आपका क्वार्टजाइट पत्थर बनता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने ज्वालामुखी की तरफ। ये देखिए ज्वालामुखी, मैग्मा का उद्गार हो रहा है। ज्वालामुखी जैसे फूटा मैग्मा का उद्गार, ये लाल लाल मैग्मा हो रहा है। देखिए
ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ या लावा पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती रहती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी की जो ज्वालामुखी उद्गार की नली को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नली कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नली कहते हैं। और ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि वहाँ पर मैग्मा का दहन हो रहा था, और जब जहाँ दहन होगा तो वहाँ उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और ऑक्सीजन किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। और उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा आपका विलुप्त या मृतप्राय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी के आइए थोड़े हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, मुझे पेन का कलर चेंज करने दीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से उदाहरण हैं? आपका कीटोपैक्सी, कीटोपैक्सी आपका हो गया। और ये कहाँ का है? ये आपका इक्वाडोर का है, साउथ अमेरिका, इक्वाडोर में पड़ता है। ठीक है, कीटोपैक्सी हो गया। फिर है आपका मोनालोवा, ये आपका मोनालोवा कहाँ का है? ये आपका हवाई द्वीप यानी मध्य प्रशांत महासागर में, हवाई आइलैंड, ये यूएसए में पड़ता है मोनालोवा। ठीक है, फिर आपका इसी तरीके का माउंट कैमरून। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका माउंट कैमरून के बाद आपका माउंट एटना कहाँ का है? ये सिसिली, इटली का है, सिसिली द्वीप पड़ता है, इटली। ये आपके कौन कौन किसके उदाहरण हैं? ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी का देखते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसे होते हैं? इनसे हमेशा उद्गार नहीं होता। सक्रिय ज्वालामुखी से हमेशा उद्गार होता है, मगर प्रसुप्त ज्वालामुखी से कभी कभी उद्गार होता है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन सा आता है? आपका किलिमंजारो बहुत ही फेमस है आपका किलिमंजारो। कहाँ पे ये किस झील के किनारे पाई जाती है? टांगानिका देश में। ठीक है, टांगानिका झील भी है। ठीक है, फिर आपका माउंट सेंट हेलेना, ये आपके किसका उदाहरण है? सेंट हेलेना आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी का। सेंट हेलेना कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका यूएसए में पाया जाता है। फिर आपका विलुप्त जो होते हैं, ये कभी पहले उद्गार हुआ करते थे, मगर अब ये उद्गारित नहीं होते हैं, और ये अब मृत हो चुके हैं। इनसे अब मैग्मा नहीं आता है। ठीक है, इनमें अब विस्फोट नहीं होता। तो देखिए, इसके उदाहरण कौन कौन से? एकांगुआ, और फिर है आपका चिम्बोराजो। एकांगुआ आपका अर्जेंटीना में पड़ता है, चिम्बोराजो। फिर आपका माउंट केन्या, ये आपके किस तरीके के उदाहरण है? विलुप्त या मृतप्राय ज्वालामुखी के। ठीक है, आइए, और ये इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं, और इनको आप लोग याद रख लीजिएगा, जो मैंने देश बताया वो सब भी। और जिनके मुख से लावा सदैव बाहर निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ये अभी मैंने ऊपर ही बताया है। ठीक है, ये देखिए ज्वालामुखी का मैंने एक ज्वालामुखी का एक फिगर में लाया हूँ। देखिए, यहाँ से ज्वालामुखी अंदर मैग्मा जो है, उसे जहाँ मैग्मा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कॉस्ट कहते हैं। और मैग्मा आपका कहाँ पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है, मेंटल के नीचे पाया जाता है। फिर ये देखिए आपका पृथ्वी की भूप्रपटी है, जहाँ पे इति का नाम हम लोग रहते हैं, और ये एक पहाड़ है। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये मैग्मा कभी एकदम ऊपर से भी जाके निकल सकता है, और कभी कभी पहाड़ की अलग अलग जो क्षेत्र जहाँ से कमज़ोर होते हैं वहाँ से भी मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, और जो ये मैग्मा को ऊपर ले जाने वाली पाइप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। ठीक है, निकास नली। और जो इसका मैग्मा का निकलने का उद्गार का मुँह होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। और ये आपका यूपी कांस्टेबल में आया हुआ था कि क्रेटर किसे कहते हैं? यूपी कांस्टेबल। देखिए, जो सक्रिय ज्वालामुखी दीर्घकाल तक शांत रहने के उपरांत अकस्मात किसी समय पर सक्रिय हो जाते हैं उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी से कहते हैं जिसमें हमेशा मैग्मा निकलता रहता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी पहले सक्रिय थे किंतु आज पूर्णतः शांत है उसे विलुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। गर्म जल के ऐसे स्रोत जिनके मुख से सविराम रूप से समय समय पर गर्म जल के फुहारे या वाष्प छूटती रहती उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेसर कहते हैं। और ये आपका SSC में आया हुआ था,
एसएससी में पूछा हुआ था ग्रेसर किसे कहते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा है ग्रेसर के बारे में पूछे हुए। और वर्तमान समय में विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कीटापेक्सी है। सबसे ऊंचा आपका कहाँ कौन सा है? माउंट कीटापेक्सी। माउंट कीटापेक्सी कहाँ पे? अभी मैंने पीछे आपको बताया था, इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। और विश्व में सबसे बड़ी ज्वालामुखी पेटी प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर फैली हुई, जिसे प्रशांति आग का वृत्त कहते हैं। जो प्रशांत महासागर का जो दोनों किनारा है, ठीक है, वहाँ पे जो ज्वालामुखी फैले हुए हैं वहाँ पे हमेशा उद्गार होता रहता है। जब हम मैपिंग पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। ये जब मैं मैपिंग कराऊंगा तो उसमें आप लोग अच्छे से देखेंगे, मैप के साथ एकदम बढ़िया से आपको क्लियर कराऊंगा। और वह ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। और पता नहीं क्या यूपीएसआई से लगा हुआ है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ज़रूर यूपीएसआई के एग्ज़ाम में हर एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया से आ जाती है। अगर विदेश से कुछ पूछना होगा तो उसको पता नहीं क्यों, मैंने देखा है कि 2 साल के पेपर में यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तक पूछ देता है। और देखिए, पश्चिमी अफ्रीका में सक्रिय एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कैमरून, माउंट कैमरून है, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका में माउंट कैमरून। और विश्व ज्वालामुखी के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है आपका परिप्रशांत पेटी, दूसरा है आपका प्रशांत महासागर में विस्तृत ज्वालामुखी क्षेत्र जिसे आग का वृत्त भी कहते हैं, फिर आपका हिंद महासागरीय पेटी, और फिर आपका अरब अफ्रीकी पेटी, फिर आपका भूमध्य सागरीय पेटी, पश्चिमी द्वीप समूह की पेटी, और अन्य बिखरे हुए जल क्षेत्र। पेटी किसको कहते हैं? जो क्षेत्र होता है उसे हम पेटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं भूकंप। भूकंप जो है, भूकंप पृथ्वी के भूपटल में किसी ज्ञात या अज्ञात, अंतर्जात या बाह्य या प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से होने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है, ठीक है। और धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना का आरंभ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल, या उसे फोकस भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इस तरीके का इंग्लिश में फोकस लिखा हुआ आता है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी तल पर वह स्थान है जहाँ पहले भूकंपी तरंगों का पता चलता है और उसे अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का पता चलता है। देखिए यहाँ पर फिगर में अधिकेंद्र आप मूल ये रहा जहाँ पे भूकंप का उत्पन्न हुआ, ठीक है। अधिकेंद्र एकदम जो इथी का नाम है ऊपर वाला, यहाँ पर ये आपका अधिकेंद्र हुआ, और उसके बाद सभी दिशाओं बाहर की ओर इसकी तरंगें निकलती हैं। जिस यंत्र के द्वारा भूकंपी लहरों का अंकन किया जाता है उसे भूकंपी यंत्र या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंपी विज्ञान या सिस्मोलॉजी विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंप मापी यंत्र द्वारा अंकित लहरों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला है आपका सामान्य भूकंप। ऐसे भूकंपों में भूकंप मूल धरातल से 50 किलोमीटर तक की गहराई पर स्थित होते हैं। फिर आपका मध्यवर्ती भूकंप। ऐसे भूकंपों में भूकंप मूल धरातल से 50 से 250 किलोमीटर तक की गहराई तक स्थित होते हैं। फिर आपका गहरे या पाताली भूकंप। ऐसे भूकंपों में भूकंप मूल से 250 से लेकर 700 किलोमीटर तक की गहराई पर स्थित होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग भूकंप के प्रकार हैं और इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रिएक्टर स्केल पर भूकंप तीव्रता का मापन 0 से 8 तक के अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें हर आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या से 10 गुने अधिक भूकंपी परिमाण को प्रदर्शित करती है। देखिए रिएक्टर स्केल पर जो 0 से 8 तक के अंकों को दर्शाया जाता है, ठीक है। और एक अंक बढ़ा, 0 से 1 हुआ तो 10 गुना भूकंप, फिर उसके बाद 2 बढ़ा तो 20 गुना, फिर आपका 30 गुना, 3 अगर दर्शाया तो 30 गुना शक्तिशाली भूकंप है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 के गुणे में चलता रहता है। और रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने किया था। चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। देखिए आपका परिप्रशांत पेटी का विस्तार प्रशांत महासागर के तटों के सहारे हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने वो 7 पेटियाँ जो हैं उनको भी दे दिया है मैप के माध्यम से। ये आपका परिप्रशांत पेटी, ठीक है। और जहाँ विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं, साथ ही सर्वाधिक ज्वालामुखी पर्वत भी यहीं पर है। इसी कारण परिप्रशांत महासागर पेटी को अग्निवलय या अग्निवृत्त भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। ये आपकी जो पेटी है, देखिए दक्षिणी अमेरिका से सटे हुए, साउथ अमेरिका से सटे हुए, आपका इनसे पश्चिम से होते हुए, और यहाँ पे आपका इस तरीके से जापान, साउथ कोरिया। और इसलिए आप लोगों ने सुना जापान उपान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और वहाँ के लोग घरों को अस्थायी नहीं बनाते हैं, ठीक है, इस एरिया में। और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी आते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आपका पर्वतों की तरफ, जंगल के ऊपर पर्वतों के पार। देखिए स्थल का वह भूभाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से कम 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो और जिसका शीर्ष चोटीनुमा तथा तीव्र ढाल युक्त हो, पर्वत कहलाते हैं। पर्वत पर देखिए आपका इस तरीके से छोटा हल्का बर्फ भी हो सकता है, कोई पर्वत हरा भरा भी हो सकता है, और कोई पर्वत एकदम बंजर उजाड़ मरुस्थली आपका बर्फीला मरुस्थल हो,
ठीक है। इस तरीके से पर्वत अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। ऐसा प्रदेश जिसमें विभिन्न काल और विभिन्न रीतियों से बनी पर्वतमालाएं विद्यमान हो पर्वत समूह कहलाता है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया व कार्डिलेरा। ब्रिटिश कोलंबिया का कार्डिलेरा। जब एक ही प्रकार और एक ही आयु के कई पर्वत लंबी और संकरी पट्टी में फैले होते हैं तो उसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी। और एक ही काल और एक ही प्रकार के बने अनेक पर्वत श्रेणियों के समूह को हम लोग पर्वत तंत्र कहते हैं, जैसे अल्पेशियन पर्वत। ठीक है, अल्पेशियन माउंटेन। और उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका वलित पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातलीय चट्टानों को मोड़ या वलन पड़ने के फलस्वरूप हुए पर्वतों को मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये मोड़दार पर्वत होते हैं। और ये जो मैं 5 पर्वत दिखाऊंगा और 5 पर्वत जो आपको यहाँ पे नोट करवाऊंगा, इनको आप लोग एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इनकी परिभाषा देकर इनके बारे में जरूर पूछ लेता है, या इनके वलित पर्वत दे देगा और इनकी परिभाषा ऑप्शन में दिया रहेगा, उसे आप लोगों को पहचानना होता है। फिर आपका ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, भ्रंश माने गड्ढों के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठ जाते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। और बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। सियारा नेवाडा पर्वत, एल्बर्ट, वास्चेरा, बर्नर, ब्लॉक फॉरेस्ट, वासगेंज और सॉल्ट रेंज, ये ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर आपका संग्रहित पर्वत या एक्यूमुलेटेड माउंटेन भी कहा जाता है। किसी भी साधन के द्वारा धरातल पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि का धीरे धीरे जमा होने से कालांतर में निर्मित बड़ी पर्वत स्थलाकृतियों को संग्रहित पर्वत कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बालू से होता है। ऐसे पर्वतों का सर्वप्रमुख रूप तो ज्वालामुखी उद्गार के समय बनने वाली लावा तथा अन्य जमाव वाले पर्वत ही हैं। इन पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न पदार्थों से होता है, अतः इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। जैसे आपका ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? सस्ता, रेनियर, हुड, लॉसेन पीक, फ्यूजियामा जापान का, विसुवियस, एटना केन्या, पोपिकेटिपल, माउंट एकांगुआ, ये सब किनके उदाहरण हैं? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर आपका गुंबदाकार पर्वत। जब पृथ्वी के भीतर का लावा बाहर निकलने की चेष्टा करता है, जो लावा होता है, मैग्मा होता है, पृथ्वी के बाहर निकलने की चेष्टा करे तो वह धरातल की परतों में फोड़े की तरह उभार पैदा कर देता है, कुछ इस तरीके से। ये आपका मैग्मा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये धरातल आपका है और इस धरातल के ऊपर ऐसे फोड़े के ऊपर रूप में निकल जाता है। ठीक है, उसे गुंबदाकार पर्वत बन जाता है, जिसे हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स और विंग्स हान है। फिर आपका अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा, महादेव, अल्पेशियन, ओजार्क, गैसीफिस, कैटस्किल, पारसनाथ, विंध्याचल और पश्चिमी घाट, ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। अरावली आपका एग्जाम में जरूर पूछ देता है कि अरावली आपका किस पर्वत का उदाहरण है? अरावली, सतपुड़ा। और ऐसा कोई एग्जाम ना, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो गया, कांस्टेबल का इसी का हो गया, यूपीएसआई का हो गया आपका, और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ ये ना पूछा हो कि अरावली कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत है या किस तरीके का पर्वत है। ठीक है, तो आप लोग अरावली को जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर है आपका पठार। पठार धरातल के वे स्थल खंड हैं जिनकी कम से कम एक ढाल पास या निकटतम सतह या सागर तट से अधिक ऊंचा होता है, खड़ा होता है और जिसका ऊपरी भाग मेज की तरह चौरस व सपाट होता है। अभी मैं ये फिगर में आपको दिखाऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, पठारों की रचना या तो पृथ्वी के भूगर्भिक हलचलों के कारण समतल भूभाग के ऊपर उठ जाने से होती है या उसके आसपास के भूभाग के नीचे धंस जाने से हो जाती है। देखिए ये रहा फिगर, ये इसका ऊपर का जो पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये आपका धंस गया है और ये आपका टेबल की तरह चौकोर और सपाट बना है। ठीक है, यहाँ पर इंसान रह पाते पठारों पर। पर्वतों पे थोड़ा रहना मुश्किल होता है मगर पठारों पे रहना आसान होता है। ठीक है, ये देखिए आपका अगल बगल में जो हिस्सा है वो धंस गया है और यहाँ पर ये आपका रहने के लायक ज़मीन है। ठीक है, पठार जो होते हैं ऊंचाई में पर्वतों से कम तथा मैदानों से अधिक होते हैं, जबकि विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आते हैं। भूपटल के संभवतः 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। ठीक है, और देखिए स्थिति के आधार पर पठार 4 प्रकार के होते हैं, अपनी अपनी अलग अलग स्थितियों के आधार पर। पहला आपका अंतरा पर्वतीय पठार, ये रहा आपका अंतरा पर्वतीय पठार। चारों ओर पर्वतों से घिरे पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। वे पठार जिनके चारों ओर पर्वतों से घिरे रहता है उसे अंतरा पर्वतीय पठार। जैसे आपका तिब्बत का पठार चारों तरफ से हिमालय, हिंदुकुश और अलग अलग पर्वतों से घिरा हुआ है ना, तो उसी तरह तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, इसके प्रमुख। इनके बारे में हम और इन पठारों के बारे में हम लोग मैपिंग में एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मैपिंग आप लोग इंतजार कीजिएगा, अभी ये केवल भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल चल रहा है। फिर है आपका गिरिपथ पठार। पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को हम लोग क्या कहते हैं? गिरिपथ पठार कहते हैं, जैसे पेंटागोनिया का पठार और पीडमंट का पठार। फिर आपका महाद्वीप
आपका आता है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागर तथा तटीय मैदानों से घिरे पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। और भारत के दक्षिण का पठार, स्पेन का पठार और दक्षिण अफ्रीका का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका तटीय पठार, समुद्र तट पर स्थित पठार को तटीय पठार कहते हैं। और भारत का कोरोमंडल तट, जो कोरोमंडल वाला तट है आपका उड़ीसा का, ठीक है, वो किसका उदाहरण है आपका? ये आपका उदाहरण है तटीय पठार का उदाहरण है। फिर आपका आकृति के आधार पर पठार 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका गुंबदाकार पठार, और इसमें गुंबदाकार पठार में क्या होता है? स्थल खंड में वलन प्रक्रिया से मध्य भाग ऊंचा हो जाता है और किनारे वाला भाग गोलाकार हो जाता है, तो उसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। भारत में नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। गुंबदाकार पठार के उदाहरण छोटा नागपुर का पठार, और इन जो उदाहरण दिए हैं उनको आप लोग याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। फिर आपका विच्छेदित पठार, जो पठार नदी व नालों के द्वारा कट फट जाते हैं उन्हें विच्छेदित पठार कहते हैं। भारत में असम का पठार इसका प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका सीढ़ीनुमा पठार, जिन पठारों का धरातल सीढ़ीनुमा प्रतीत होता है उसे सीढ़ीनुमा पठार कहते हैं। भारत में विंध्य का पठार इसका प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका पुनर्व्यूह पठार, जो पठार जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उभर कर अधिक ऊंचा हो जाता है उसे पुनर्व्यूह पठार कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिटा का पठार और भारत में रांची का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। जीर्णावस्था की प्राप्ति हो गई यानी कि एकदम टूट फूट गया, पठार एकदम खत्म हो गया, फिर उसके बाद उसमें पुनः उभारा गया तो उसे पुनर्वयनित पठार कहते हैं। फिर आपका जलवायु के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर पठार कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है आपका शुष्क पठार। शुष्क पठार कौन सा होता है? मरुस्थलीय व शुष्क प्रदेशों में स्थित पठारों को शुष्क पठार कहते हैं। पाकिस्तान में पोटवार का पठार इसका प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका आर्द्र पठार, आर्द्र पठार सघन वर्षा के प्रदेशों में स्थित पठारों को आर्द्र पठार कहते हैं। भारत में असम का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका हिमानी का पठार, ये आपका जलवायु के आधार पर बने हुए पठार हैं। हिमानी का पठार जलवायु प्रदेशों में हिमाच्छिद भागों में पाए जाने वाले पठार हिम पठार कहलाते हैं। ग्रीनलैंड का पठार तथा अंटार्कटिका का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका उत्पत्ति के आधार पर पठार, और ये आप लोगों को बोरिंग लगता हो मगर आप लोग इन पठारों को नोट जरूर कर लीजिएगा, और न नोट तो कम से कम इनके एग्जाम्पल और इनकी परिभाषाएं अपने दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं रखिएगा। फिर आपका उत्पत्ति के आधार पर है जलकृत पठार, जल के द्वारा निक्षेपण से बने पठारों को जलकृत पठार कहते हैं। इसको तटीय पठार के साथ कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। म्यांमार में शान का पठार तथा भारत में चेरापूंजी का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है, और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। फिर आपका वायव्य पठार, वायु के द्वारा निक्षेपण से बने पठारों को वायव्य पठार कहते हैं। चीन में लोयस का पठार और पाकिस्तान में पोटवार का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका हिमानी का पठार, हिमानी के द्वारा अपरदित और घिसकर सपाट किए गए पठारों को हिमानी का पठार कहते हैं। इन पठारों का जो लोकेशन है वो हम लोग मैपिंग में देखा जाएगा। भारत में गढ़वाल का पठार हिमानी का पठार है। हिमानी जब नदियों का क्षेपण के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। और फिर आपका उच्चयंद पठार, ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा के चतुर्दिक फैल जाने से बने पठार को उच्चयंद यानी एफ्यूजिव प्लेटू कहते हैं। भारत में दक्षिण का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। और फिर आपका पृष्ठीय धरातल के अनुसार पठार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका सम पठार, जो पठार समान धरातल युक्त चौरस तथा सपाट हो उसे सम पठार कहते हैं। अभी जो ऊपर मैंने फिगर दिखाई वो सम पठार था। फिर आपका विषम पठार, जिन पठारों का धरातल उच्चा बच्च युक्त हो उसे विषम पठार या असमतल पठार कहते हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आप लोगों की आ गई। तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यह सागर तल से औसत रूप से 16,000 फीट ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार, जबकि इसका कुछ भाग 18,000 फीट से ऊंचा है। यह पठार क्षेत्रीय दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख से लेकर 8 लाख वर्ग मील तक है, ठीक है। और ये देखिए आप लोगों का तिब्बत का पठार, यहाँ मैंने फिगर भी डाल रखी है। ये आपका तिब्बत का पठार है। ये आपको पीछे हिमालय की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, ठीक है। आप लोग देखिए, और इस चैनल को आप लोग यहीं पर हम लोगों का ये लेक्चर ख़त्म होता है, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल पर जैसे ही आपके 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, ठीक है, 50 सब्सक्राइबर जैसे ही आपके पूरे हो जाते हैं, इस PDF को मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। और 2-3 बार आप लोग इस PDF को अपनी नज़रों के सामने घुमा लेंगे या इस लेक्चर को एक आध बार और देख लेंगे, उतने में आप लोगों का और कहीं से जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं मानता हूँ जियोग्राफी काफ़ी बोरिंग है पढ़ने वाले के लिए भी और पढ़ाने वाले के लिए भी, मगर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का दायरा बढ़ रहा है तो हमें एग्ज़ाम का दायरे को बढ़े हुए दायरे को ध्यान में रख कर ही पढ़ना होगा। अब पहले की तरह नहीं ठिकाना में आप लोगों का पूछेगा कि ठिकाना में बताइए हिमालय कहाँ स्थित है, या इस तरीके से ठिकाना में, या क्या कहते हैं अरावली का पर्वत कहाँ स्थित है। अब आप लोगों से ये पूछेगा कि अरावली किस पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस तरीके से एग्ज़ाम का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी अपना दायरा बढ़ा के ही पढ़ना होगा। और GS में वैसे भी आप लोग ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ इस पोर्शन से आया हो,
ज़रूरी नहीं है, आपका जीएस में कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा दायरा बढ़ाना होगा। चलिए आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।